जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीपीओ 29 जून का थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को, एसएससी सीपीओ के क्वेश्चंस को, जनरल स्टडीज या कह लीजिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को। ये इस सीरीज का 9वां सेशन है। ऑलरेडी हम 400 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। एसएससी सीपीओ के लिए ये सेशंस काफ़ी हेल्पफुल हैं। किसी भी साल के लिए दो तीन चीज़ें हैं, सिलेबस सेम है, विंटर चेंज हो गया है बट सिलेबस सेम है, तो यही सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, जीएस और जीके की वेटेज बढ़ गई है क्योंकि आपको मैंडेटरली अब आधा घंटा देना ही होगा। तो इस लिहाज से भी आपका जीएस और जीके में ज़्यादा समय देना अब बनता है। तो इसी पॉजिटिव नोट से हम शुरुआत करते हैं। आखिरी ये सेशन है, तो ये 2024 के जो क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, 27, 28, 29, 3 दिन में 3 शिफ्ट में टोटल 9 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो ये 29 जून शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले एनसीईआरटी क्विज के बारे में। एनसीईआरटी जो क्विज है, एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट है हमारे तरफ से एनसीईआरटीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए, बहुत सारे बच्चों को ये बताया जाता है, स्कूल के बच्चे हों, सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, सीओबीटी, एसएससी सीपीओ, स्टेट सिविल सर्विसेज, कह रहे एनसीईआरटीज पढ़ो, बहुत बेस। बट एनसीईआरटीज हमें कितनी समझ आई ये कौन बताएगा? तो ये एक टेस्ट पोर्टल जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट दिए गए हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, वो आपको बताएंगे। आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, आपको लग रहा है समझ आ गया, ओके, जाइए और अपने आप को इवेल्युएट कर लीजिए कितना मुझे एक्चुअल में समझ आया। वो क्वेश्चन को आंसर करने के बाद आपको पता लग जाएगा। ठीक है, उसी से आपकी काइंड ऑफ रिवीजन भी हो जाएगी, उसके थ्रू इवेल्युएशन भी हो जाएगी, और जो भी पढ़ा है वो कंसोलिडेट भी हो जाएगा। ठीक है जी। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संदीप बंसल, माय प्रोफेशनल एंड एकेडमिक जर्नी। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन इनिशिएट इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन इन द बेयर रॉक्स? देखो, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? सबसे पहले तो ये सवाल आता है, भाई जो ये इतने बड़े रेन फॉरेस्ट या जंगल हम देखते हैं, कि ये हमेशा से ऐसे जंगल थे या कुछ और था? तो जब लावा निकला, ठीक है, वो ठंडा हुआ, ठीक है, मैग्मा था, जब वो सरफेस पे आता था वो उसको लावा बोलते हैं, वो ठंडा हुआ, ठीक है, वो रॉक्स थी, बैरन रॉक्स थी, ठीक है, बंजर ज़मीन थी। फिर वहाँ पर धीरे धीरे थोड़ी बहुत बारिश हुई, ठीक है, वहाँ पर लाइकेंस एंड मॉसेज आने शुरू हुए, फिर छोटी छोटी घास आनी शुरू हुई, फिर छोटे छोटे घास से छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हुए, फिर थोड़ा और बड़े, मतलब मिडल साइज के पेड़ बने, फिर वो बड़े पेड़ बने। तो इस पूरे प्रोसेस को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। ठीक है जी। तो यहां पर वो कह रहा है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो बेयर रॉक्स, मतलब बंजर जमीन पर रॉक्स पे भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ऑर्चिड्स, ऑर्चिड्स तो भाई इज लाइक कि जहां पर अच्छा खासा सॉइल डेवलप होगी। लाइकन्स, अभी मैंने बोला भी, लाइकन्स एंड मॉसेस, ठीक है, तो ये आपका बेयर रॉक में भी डेवलप हो सकता है। सो लाइकन्स आर द पाइनियर स्पीशीज इन द प्राइमरी सक्सेशन ऑन बेयर रॉक, जिसको अ प्रोसेस कॉल्ड जीरो सीयर, ठीक है, जीरो सीर, सीर भी कहा जाता है। इसके लिए सॉइल नहीं चाहिए। दे इनिशिएट सॉइल फॉर्मेशन बाय रिलीजिंग द वीक एसिड्स। तो ये एसिड्स रिलीज करते हैं जो धीरे धीरे रॉक को क्या करना शुरू करते हैं, तोड़ना शुरू करते हैं। एक हम पढ़ते हैं ना, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है, तो वो कुछ वैसी कहानी है। द डिजॉल्व एंड ब्रेक डाउन द रॉक, केमिकल वेदरिंग, एंड बाय एक्यूमुलेटिंग द ऑर्गेनिक मैटर व्हेन दे डाई। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। ऑर्चिड्स एंड लिलीज की बात करें, भाई ये तो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं दैट रिक्वायर एस्टेब्लिश सॉइल मॉइस्चर, ऐसा बंजर जमीन में तो नहीं हो जाएगा। और एस्परजिलम इज अ जीनस ऑफ मोल्ड फंगी या फंगस, ठीक है, डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोज करते हैं वो बेसिकली, ठीक है, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मैटर को, नॉट ऑन द बियर रॉक। इकोलॉजिकल सक्सेशन मैंने आपको बताया, ग्रेजुअल और प्रेडिक्टेबल प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्पीशीज कॉम्पोजिशन। बेसिकली उस बंजर जमीन से जो रेन फॉरेस्ट तक की कहानी है उसको आप मोटा मोटा समझिए कि इकोलॉजिकल सक्सेशन है। इवन ह्यूमन बींग्स में भी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम कहते हैं पहले हम निएंडरथल्स थे, है ना, होमोसेपियंस, ये पूरा प्रोसेस है ना। पूर्वज हमारे बंदर थे, ठीक है, फिर उसमें जोक आता है कि नहीं जी पूर्वज, टीचर कहता है हमारे पूर्वज बंदर थे वगैरह, नहीं हमारे तो चौधरी थे, ठीक है, आपके होंगे जी। चलो ठीक है। सो लीडिंग टू स्टेबल
मेच्योर क्लाइमेक्स कम्युनिटी, इट्स अ फंडामेंटल कंसेप्ट फॉर वेरियस एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें न्यूडेशन एक कंसेप्ट आता है, बियर एरिया, न्यूडेशन, न्यूड से भी आप कह सकते हैं, ठीक है, बियर एरिया थ्रू इवेंट्स लाइक वॉल्केनिक eruption, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, इन्वेजन, जिसमें नई स्पीशीज आनी शुरू होती हैं, और फिर कंपटीशन एंड कोएक्शन। ठीक है, ऑब्वियसली अलग अलग स्पीशीज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं वो आपस में। ठीक है, और रिएक्शन, कॉलोनाइजिंग ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई द एनवायरनमेंट मेकिंग इट मोर सुटेबल फॉर न्यू स्पीशीज। ठीक है, तो इसमें एक समय के साथ साथ जो बदलाव आता है, ठीक है, फिर वही वाली कहानी के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और जो क्लाइमेट चेंज या जो भी फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, एंड देन स्टेबलाइजेशन। ओके, चलो हमने काफी डिस्कशन कर ली एक पहले क्वेश्चन पे ही। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया आर थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब फॉरेस्ट। अब थॉर्न और स्क्रब फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे? रेगिस्तान में या एरिड या सेमी एरिड रीजन में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एरिड या सेमी एरिड है? नहीं, तो अच्छी खासी बारिश होती है जी, ऑप्शन गलत। साउथ वेस्ट इंडिया, ठीक है जी, बिल्कुल नहीं। साउथ वेस्ट इंडिया की अगर हम बात करें, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, तो यहां पर तो आपका अगेन वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है जी, गलत। साउथ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स वाला इलाका, वो भी नहीं है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, खासकर अगर आप राजस्थान की बात करें, और इवन सदर्न पंजाब, सदर्न हरियाणा ऑल्सो, वहां पर भी आपको ये थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, राजस्थान, गुजरात, सेमी एरिड रीजन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, तो ये है आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, साउथ वेस्ट इंडिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं। साउथ ईस्ट इंडिया में जो है ट्रॉपिकल ड्राई एंड ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट का होते हैं पर्णपाती वन, जिसमें पतझड़ का मौसम आपको देखने को मिलता है। बेसिकली इसको ऐसे याद रखना, 0 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल, मोर देन 200, ये हो गया आपके ड्राई। ठीक है, अभी हमने थॉर्न फॉरेस्ट, स्क्रब फॉरेस्ट, ये ड्राई डेसिडुअस, ठीक है जी, ड्राई डेसिडुअस, और ये मॉइस्ट डेसिडुअस, और ये हो गया आपका लाइक एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर आप देखो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन, मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, वेस्टर्न घाट्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो ये सारी कहानी है यहाँ पर। एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसमें रोजवुड, महोगनी और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, ये यहाँ पर सारे आते हैं। 70 to 200, इसमें भी फर्दर दो कैटेगरी हैं, ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडुअस, जो अभी मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट लेस देन 70 सेंटीमीटर, माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट इज माउंटेन फॉरेस्ट, सो किस हाइट पे हैं उसके अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। सो वेजिटेशन वेरीज विद द ऑल्टीट्यूड, लोअर एरियाज हैव ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेट या कॉनीफेरस फॉरेस्ट, ठीक है जी, शंकुधारी वन जिनको कहा जाता है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आपका मैनग्रोव फॉरेस्ट, जो आपका सुंदरबंस हैं, सॉल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन। ये मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना ये क्या है। ठीक है, ये क्या है, कौन से फॉरेस्ट हैं? ठीक है जी, तो ये कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप बताओगे सुंदरबंस के, ये मैंने क्या चीज़ को बनाया है। ठीक है, मैंने कई बार क्लास में डिस्कस किया, प्रीवियस सेशंस में भी डिस्कस किया, अगर आप ये पूरे सेशंस देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आपका मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी। ठीक है जी, सो लेमन, मिल्क, विनेगर, तमरिंद, इमली बेसिकली। लेमन, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स, विटामिन सी होता है ना, जिसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। सो सिट्रिक एसिड, ठीक है जी, तो लेमन है, या फिर आपका जैसे सिट्रिक एसिड भी है, और या फिर आपका उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि विटामिन सी भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिट्रिक एसिड। ठीक है, बी, मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, इसीलिए कई बार बोलते हैं ना ये लैक्टोस टॉलरेंट है, इंटॉलरेंट है अगर जो है। सो ये हो गया आपका सी, विनेगर, तमरिंद इज टार्टरिक एसिड, ठीक है, विनेगर इज एसिटिक एसिड। ठीक है, तो बी सी डी ए, ये हो गया आपका बी सी डी ए, आंसर हो गया 4। ठीक है, आंसर हो गया 4। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ब्यूटेन? अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है। ब्यूटेन इज जहां पर कार्बन के 4 एटम्स होते हैं, तो C2 तो क्रॉस हो गया, क्योंकि ये
C2 इथेन के लिए, इथीन या इथाइन के लिए बोलते हैं, ठीक है। अब ये बचा आपका। अब फॉर्मूला होता है CnHn2+2, तो C4 2 इंटू 4+2 कितना हो गया 10, ठीक है, H10। वैसे भी अगर आप वैसे भी लॉजिकली कैलकुलेट करोगे तो CH4 मिथेन, C2H6, C3H8, C4H10, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन कह रहा है, एन। अगर यहां पर ब्यूटीन होता, ब्यूटीन ENE, तो आता ये आंसर, ब्यूटीन C4H8, ठीक है। तो अगर ब्यूटाइन होता, ठीक है, ब्यूटाइन होता तो आंसर और दो हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसमें क्या है, ब्यूटीन में जहां EN है डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, और ब्यूटाइन जो IN उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है जी, उसमें ट्रिपल बॉन्ड। ओके, choose a correct statement about the Western Ghats. The height of the Western Ghats progressively increases from north to south. Yes, हम कहते हैं अन्नामुदाई इज द हाईएस्ट पीक, तो अन्नामुदाई कहां पर है, साउथ की तरफ है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप साउथ की तरफ जाते हैं तो आपको जैसे कार्डमम हिल्स है, अन्नामलाई हिल्स है, वहां पर हाइट ज्यादा मिलती है विजावी द कोंकण बेल्ट में, या जो सह्याद्रीज हैं महाराष्ट्र में। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक, बिल्कुल नहीं, महेंद्रगिरी आपका रादर किस में है, ईस्टर्न घाट्स में है। हाईएस्ट पीक यहाँ पर क्या है, अनामुदाई पीक है, ठीक है। अब देखो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, अब इसके दो तरीके हैं, आप सीधा सीधा पहले तो अगर आपको ये पता है कि भाई ए सही है तो ये ऑप्शन गया, बी गलत है तो ये भी गया, ठीक है, बी गलत है ये भी गया, ऑप्शन ही एक बचा, ठीक है। ये चलो अब देख भी लेते हैं, वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, यस ये सही है आपका। हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, गलत, हाइट बढ़ती है आपकी, तो आंसर क्या हो गया आपका, जो है वेस्टर्न घाट्स की हाइट नॉर्थ टू साउथ आपकी यहाँ पर बढ़ती है। सो हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और ये होगी कहानी, ठीक है। महेंद्रगिरी इज अ मेजर पीक इन ईस्टर्न घाट्स, द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स इज अनामदाई पीक। सो वेस्टर्न घाट्स के बारे में हम बात करें तो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है, तो ये वेस्टर्न कोस्ट पे, ये ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज है, बीच में कुछ कुछ गैप्स हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ठीक है, ये पूछे भी जाते हैं। डिसकंटिन्यूस और इरेगुलर है क्योंकि बहुत सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो बहुत जगह आपको इरोजन मिलती है। इसकी हाइट 900 से लगभग 1600 मीटर के बीच में है, और इसकी एवरेज एलिवेशन लगभग 600 मीटर है। इसमें अनामुदाई हाईएस्ट पीक है, इसमें झिंडागाड़ा जो है वो आपकी हाईएस्ट पीक है। सो ये आपका ये एवरेज है, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई इसमें तो हमने 900 से 1600 लिखा है, ये एवरेज हाइट की बात कर रहा है, ठीक है। सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर कोई ऐसा आपकी रिवर्स जो है सोर्स नहीं है, रादर यहाँ पे इसको बहुत सारी इरोजन आपको देखने को मिलती है ईस्टर्न घाट्स में। ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक, ओरो इज माउंटेन, ठीक है, आपको एक मॉइस्ट लेडन विंड जाती हैं, दे आर फोर्स टू राइज, यहाँ पर बारिश होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, विंडवर्ड स्लोप जो है, और जहाँ पर आपकी बारिश होती है। और ये वाली कौन सी स्लोप है, लीवर्ड स्लोप, ठीक है, लीवर्ड स्लोप, जिसमें बारिश नहीं होती है। ये रेन शेडो जोन है, में जनरली लाइज इन द रेन शेडो ऑफ वेस्टर्न घाट्स, रिसीव्स लेस रेनफॉल, ठीक है। इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसमें कंपैरेटिवली लेस बायोडाइवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि ईस्टर्न घाट्स में बायोडाइवर्सिटी नहीं है, ठीक है, सिमलीपाल है बायोस्फीयर रिजर्व, शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व हैं, बट कंपैरेटिवली कम वेस्टर्न घाट से। Believed to be block mountain, older than the Western Ghats, heavily eroded over time, tropical evergreen moist deciduous forest, primarily dry deciduous forest, ठीक है। तो काफ़ी हमने इस पर डिस्कस कर लिया। थालघाट, भोरघाट, पालघाट, थालघाट महाराष्ट्र में मुंबई और नासिक को जोड़ता है, भोरघाट महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे को जोड़ता है, पालघाट या पलाकाड गैप भी बोला जाता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। पलाकाड केरल में और कोयम्बटूर तमिलनाडु को जोड़ता है, और इसीलिए इन जितने भी ये गैप्स हैं इनमें आपको बहुत कम बारिश मिलती है, क्योंकि किसी भी तरीके से ये साउथ वेस्ट मॉनसून को रोक नहीं पाते हैं, और रोक नहीं पाते हैं तो बारिश नहीं होती है,
तो ये भी एक बड़ा स्पेसिफिक रीजन है जिसमें बारिश आपको बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ और गैप्स हैं, शनकोटा गैप, चौरला, ठीक है, अंबा, मलसेज। मैं सही बता रहा हूँ आपको, इतनी डिटेल में आपको किसी भी चैनल पर इतनी डिटेल में आंसर्स नहीं मिलेंगे जितनी डिटेल में हम यहाँ पर करवा रहे हैं। वो आपको क्वेश्चन बताएंगे, आंसर बता देंगे। अव्वल तो किसी ने कराए ही नहीं हैं इतने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और अगर किसी ने कराए हैं तो वो इतनी डिटेल में आंसर्स में नहीं गया। चलो, व्हाट इज द कलर ऑफ द एंटीना यूज्ड ऑन द वॉलीबॉल, ठीक है, नेट। तो वॉलीबॉल नेट पे क्या कलर होता है, ठीक है जी। सो रेड एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ग्रीन एंड वाइट, या फिर येलो एंड ब्लैक। तो आंसर है आपका रेड एंड वाइट, ठीक है जी। ये देखिए आपका रेड एंड वाइट इस तरीके से आपका रहता है। सो रेड एंड वाइट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड वॉलीबॉल रूल्स, द एंटीनाज यूज्ड टू मार्क द साइड बाउंड्रीज of the playing area above the net must be made of two contrasting colors। तो रेड एंड वाइट में होता है, ठीक है जी। स्ट्रिप्ड इन 10 सेंटीमीटर बैंड्स, ये भी ध्यान रखना 10 सेंटीमीटर के बैंड्स हैं। और बाकी ऑप्शंस आपकी गलत हैं। थोड़ा सा एक बार वॉलीबॉल के बारे में देख लेते हैं। 1895 में इन्वेंट हुआ हॉलियक, मैसेच्यूसेट्स, ठीक है, यूएस में। उस समय पर इसको मिंटोनोनेट कहा गया, मिंटोनोनेट कहा गया। और फिर इसमें बाद में इसको थोड़ा सा वॉलीबॉल नाम चेंज कर दिया गया, क्योंकि इसमें वॉलिंग मतलब बॉल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो इसमें एक टीम जो है 3 अलग अलग प्लेयर जो है उसको उछाल सकते हैं और फाइनली उसको दूसरे कोर्ट में भेजना है, और नीचे नहीं गिरनी चाहिए, यही इसका बेसिक है। फिर बाद में चलकर जो है ये जो वॉलीबॉल है ये आपका ओलंपिक स्पोर्ट्स बनता है 1964 की गेम्स में, और वॉलीबॉल को, बीच वॉलीबॉल को भी ऐड किया जाता है 1996 में, ठीक है जी। तो ये है कुछ वहाँ के मतलब गेम के कुछ बेसिक्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। वॉलीबॉल के कुछ गेम्स रूल्स ऑफ द टोटल वाटर कंटेंट अवेलेबल ग्लोबली, हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर इज रिसीव्ड फ्रॉम द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। मतलब जो टोटल पानी है उसका मैक्सिमम पानी हमें पता है कि ओशंस में है, सीज में है, सॉल्ट वाटर है। फ्रेश वाटर कितना है, ठीक है, 3.5, 2.5, 0.5, 4.5। सो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 2.5%, ठीक है जी। सो ऑफ द टोटल वाटर ग्लोबली 2.5 to 3% इज फ्रेश वाटर, वास्ट मेजॉरिटी 97.5 इज सेलाइन वाटर इन ओशंस, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सेलाइन वाटर है। चलिए, इन 2011 2012 व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन वर्कफोर्स वाज इंगेज इन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग। देखो, प्राइमरी सेक्टर जिसमें आपका एग्रीकल्चर आता है, माइनिंग आता है, फॉरेस्ट्री आता है, तो ये प्राइमरी सेक्टर हो गया। माइनिंग भी उसमें है प्राइमरी सेक्टर में, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, उसमें से जो ओर निकला उसकी प्रोसेसिंग, उससे आप फिनिश्ड गुड बना रहे हो, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। और कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर में हम हमेशा से पीछे रहे हैं, मतलब उतना हम ग्रो नहीं कर पाए। और फिर आता है आपका जो है टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो इसमें जो है लगभग हमारी जो परसेंटेज है इंडियन वर्कफोर्स की 24.3%, ठीक है जी। सो सब्सिक्वेंट लार्ज स्केल सर्वेस, इंडियन वर्कफोर्स जो है लगभग आपका मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, यूटिलिटीज़ में 24, मतलब लगभग 1/4, ठीक है, 1/4 इज इन सेकेंडरी सेक्टर। पुलकेशिन टू बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज, ठीक है जी। पुलकेशिन जो 2 है वो इनमें से किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो चालुक्य। देखो, चालुक्य में भी बाद में चलकर वेस्टर्न चालुक्याज, ईस्टर्न चालुक्याज, वेस्टर्न चालुक्याज ऑफ बादामी या वतापी भी बोला जाता है। ईस्टर्न चालुक्याज ऑफ वेंगी, ईस्टर्न चालुक्य जो प्रेजेंट डे आप मान लो जो आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है, वेस्टर्न चालुक्य जो प्रेजेंट डे कर्नाटका और महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, ठीक है। तो ये चालुक्यास पुलकेशिन 2 सबसे बड़े रूलर्स में से पुलकेशिन 2 को देखा जाता है। द मोस्ट फेमस ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बादामी, ही इज नोन फॉर डिफीटिंग द नॉर्थ इंडियन एम्पायर हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन को अराउंड 7th सेंचुरी में, तो ये बहुत बड़ा वो था, मतलब कि एक नॉर्थ के जो बड़े रूलर हर्षवर्धन, मतलब गुप्ता के डिक्लाइन के बाद, गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद एक एम्पायर जिसने कंसोलिडेट किया नॉर्थ इंडिया को, दैट वाज हर्षवर्धन। फिर उसके बाद आपका ऐसा नहीं हो पाया, उसके बाद आपका वो ट्रिपेटाइट स्ट्रगल शुरू हो जाता है ना, राष्ट्रकूट, गुजर प्रतिहार और उधर से पाल के बीच में, पाल बंगाल में, गुजर प्रतिहार राजस्थान वाला जो रीजन आप कह सकते हैं, एंड राष्ट्रकूट इन द दक्कन रीजन,
ठीक है। सो पांड्याज और चेरास, ठीक है, साउथ इंडिया, पांड्याज तमिलनाडु में भी सदर्न तमिलनाडु में, ठीक है, और चेराज इन केरल, ठीक है, राष्ट्रकूट सक्सीडेड द चालुक्यस इन द डेक्कन। इसमें हम चोलास की बात करें तो राजाराज वन, राजेंद्र वन, ये कुछ बड़े रूलर्स रहे। ये वही चोल साम्राज्य है जिसने इवेंचुअली जाकर लगभग सारे साउथ ईस्ट एशिया पर कंट्रोल किया, ठीक है जी। एंड सॉरी, देन आपका पांड्यास, ठीक है, सदर्न तमिलनाडु जिसमें मैंने आपको बताया, ठीक है, एंड 13th सेंचुरी थ्राइविंग मेरीटाइम ट्रेड स्पेशली इन पर्ल्स। और फिर आपका चालुक्यस ऑफ बादामी, पुलकेशिन टू, ठीक है, राष्ट्रकूट, ठीक है जी, दांती दुर्ग जो है कहीं ना कहीं जो फाउंडर रहे हैं, और होशियालास फिर फर्दर जाके कर्नाटका में। होशियालास में वो स्टार शेप्ड टेम्पल्स आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, अगर आपने इस तरीके के स्टार शेप्ड टेम्पल्स देखे हों। ठीक है जी, चलो काफ़ी हमने चर्चा कर ली है। लक्ष्य सेन वॉज बॉर्न इन, ठीक है, लक्ष्य सेन प्लेयर हैं उत्तराखंड, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। सो आंसर है आपका वैसे सुनने में लग रहा है कि सेन बंगाल से हो गए, बट नहीं, मतलब पैदा जो है वो उत्तराखंड में हुए हैं। प्रोमिनेंट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, बॉर्न इन अल्मोड़ा, ठीक है जी, एंड प्रोमिनेंट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर नोन फॉर हिज एग्रेसिव स्टाइल। कौन कौन से उन्होंने जीते? यूथ ओलंपिक्स में सिल्वर, एशियन जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज, थॉमस का गोल्ड, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में, और रेसिपिएंट ऑफ अर्जुन अवार्ड इन 2022, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम सिल्वर। तो ये आप देख सकते हैं पूरी की पूरी एक जो है लिस्ट है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट जो है इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस? किसके वेस्टर्न मार्जिन में? आई थिंक इससे आसान क्वेश्चन अगेन नहीं हो सकता। अरावली रेंजेस, राजस्थान में अरावली रेंजेस, ठीक है, अरावली रेंज के इधर आपको क्या मिलता है? थार डेजर्ट मिलता है। ये हो गया आपका अरावली, ठीक है जी। सो विंध्यास सेंटर में है, ठीक है जी, अगेन सतपुड़ा, विंध्यास एंड सतपुड़ा सेंट्रल इंडिया में। ईस्टर्न घाट्स आपका ईस्टर्न कोस्ट में, ईस्टर्न घाट्स में विंध्यास और सतपुड़ा, यहाँ पर आपका अगर अरावलीज है तो यहाँ पर आपका हो गया जो है थार डेजर्ट, ठीक है। ये सारा का सारा मैंने बहुत सारा कंटेंट दिया, चलो एक बार देख भी लेते हैं। हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स, लगभग 35 करोड़ साल पुराना। मालवा प्लेट्यू लाइज द साउथ ईस्ट ऑफ अरावलीज, मेनली इन मध्य प्रदेश, एक्सटेंडिंग इनटू राजस्थान, ठीक है। हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, करेक्टराइज्ड बाय ब्लैक सॉइल। एंड देन आपका विंध्यन रेंज है, डिसकॉन्टिन्यूस चेन ऑफ रिजेस एंड प्लेट्यूज। और सो गुडविल पीक, सद्भावना शिखर, और सतपुड़ा रेंज रन पैरेलल साउथ ऑफ विंध्या रेंज, ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पर हाईएस्ट पीक है आपकी धूपगढ़, और छोटा नागपुर, पारसनाथ हिल, और वेस्टर्न घाट्स अनामदाई पीक। चलो, एज ऑफ December 2022 द कालिदास सम्मान अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ आर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट? सो दैट इज द मध्य प्रदेश, ठीक है जी। तो मध्य प्रदेश ने जो है कालिदास सम्मान दिया जाता है फॉर द प्रेस्टिजियस आर्ट्स अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, कला के क्षेत्र में। फील्ड्स लाइक क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, थिएटर, प्लास्टिक आर्ट्स, ठीक है जी। तो ये आपका है मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका द वर्ड्स ऑस अमन बोरो, ये आपका यूपीएससी के एग्जाम में भी ये सेम सवाल पूछा गया है। ऑस अमन बोरो इज द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर कैलेंडर इन इंडिया। तो ये बेसिकली क्या है? ऑस अमन बोरो राइस की वैरायटीज है, चावल की, धान की खेती जिसको हम बोलते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, बंगाल, उड़ीसा वाले रीजन में। टाइप ऑफ सीजन्स ऑफ सोइंग राइस इन वेस्ट बंगाल, ट्रेडिशनल वेल्स इन गुजरात, एल्यूवियल सॉइल्स, ठीक है जी। तो ये है टाइप ऑफ सीजन्स ऑफ सोइंग राइस, ठीक है। तो पर्टिकुलर सीजन्स में जो है ये सो किया जाता है। एंड ऑस अमन बोरो रेफर टू 3 डिस्टिंक्ट राइस क्रॉप्स ग्रोन इन द एग्रीकल्चर कैलेंडर, ठीक है। तो ये है आपका ऑटम राइस सोन इन द समर, हार्वेस्ट इन ऑटम, ऑस अमन बोरो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कम अंडर विच आर्टिकल? किस आर्टिकल के तहत आता है? सो दैट इज योर आर्टिकल 36 to 51, दैट इज योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। 35 तक 12 से 35 कौन से हैं? 12 से 35 आपके फंडामेंटल राइट्स है।
36 से 51 हो गए आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए, अच्छा ये सॉरी पिछले वाली स्लाइड आ गई, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स ऑफ हिंदू कैलेंडर इज द फेस्टिवल ऑफ होली सेलिब्रेटेड, किस मंथ में जो है होली सेलिब्रेट किया जाता है? मार्च में, ठीक है। पहली बात तो मार्च में कौन सा महीना होता है? श्रवण, माघ, आषाढ़, फल्गुन, ठीक है। कौन सा महीना जो है में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है? तो फाल्गुन। फेस्टिवल ऑफ होली इज ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ पूर्णिमा इन द मंथ ऑफ फाल्गुन, ठीक है। सो श्रवण, माघ, आषाढ़ आर द मंथ्स डिफरेंट फ्रॉम हिंदू फेस्टिवल। जैसे माघ में आपका बसंत पंचमी है, ठीक है, और श्रवण में रक्षाबंधन, तीज, तो ये है आपका अलग अलग जो है। देखो अगर आप वो मतलब जो महीने हैं अगर वो याद कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। खासकर ये जो हमारे हिंदू कल्चर में, इंडियन कल्चर में जो मंथ्स के नाम हैं, ठीक है जी। सो आंध्र प्रदेश में युगाड़ी, ठीक है। तेलुगु न्यू ईयर ही हमने लास्ट सेशन में भी किया, कर्नाटका में भी है, कर्नाटका में भी मनाया जाता है, तो ऑप्शन में लोसार, अरुणाचल प्रदेश। ये मैं हर एक सेशन में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद हो जाए आपको इसलिए, ठीक है। बिहार छठ पूजा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा, बस्तर जिला है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जगदलपुर। शिगमो होली लाइक फेस्टिवल, नवरात्रि, उत्तरायण, मकर संक्रांति गुजरात, खासकर गरबा सेलिब्रेशंस। हरियाणा में सूरजकुंड मेला अब काफ़ी बड़ा मेला बन चुका है, ठीक है। बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं। हालदा मिंजर फेयर हिमाचल में। कर्मा फेस्टिवल कर्नाटका में। मैसूरू दशहरा, दशहरा बहुत फेस्टिवल इंपॉर्टेंट। ओनम, लोकरांग इन मध्य प्रदेश। गुड्डी पड़वा अगेन बहुत फेमस, मराठी न्यू ईयर। और मणिपुर में याओशांग, मेघालय में वांगला। चापचर कुट अगेन पूछा गया है क्वेश्चन। हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट का सबसे अगर आप फेमस फेस्टिवल मानेंगे तो वो हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको देखने को मिलता है। उड़ीसा में रथ यात्रा, पूरी। पंजाब में बैसाखी, ठीक है जी। राजस्थान में गंगौर, गॉडेस गौरी। लोसार हमने अरुणाचल में भी देखा, सिक्किम, ठीक है। तमिलनाडु में पोंगल, बाथुकम्मा, तेलंगाना। अच्छा, कोई फेस्टिवल ऐसा नहीं होता एक पर्टिकुलर सिर्फ स्टेट में मनाया जाएगा, उसकी बाउंड्री ऑब्वियसली कुछ लोग एक राज्य के दूसरे राज्य में रह रहे हैं तो वहाँ भी खासकर जो बॉर्डरिंग एरियाज होंगे, बाउंड्रीज के पास होगा, तो वहाँ पर भी वो आपको सेलिब्रेट होता हुआ मिलेगा, ठीक है जी। सो खर्ची पूजा, ओके। यूपी में कुंभ मेला, ठीक है। उत्तराखंड में गंगा दशहरा या हरेला। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा अगेन वेरी फेमस। इफ द वैल्यू स्लैश परसेंटेज ऑफ कैश रिजर्व रेशो फॉल्स, ठीक है। अगर कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, ठीक है, जो टोटल डिपॉजिट्स का वो पार्ट जो बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। अगर सीआरआर डिक्रीज होगा देन द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, तो मनी मल्टीप्लायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैश रिजर्व रेशो। अगर कैश रिजर्व रेशो गिर रहा है तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है जी, सिंपल है। सो मनी सप्लाई इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द मॉनेटरी बेस, क्योंकि कैश रिजर्व रेशो कम, बैंक को कम पैसा रखना पड़ रहा है, बैंक के हाथ में ज़्यादा पैसा है, मतलब बैंक को कम पैसा रखना पड़ रहा है आरबीआई के पास, तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा है, बैंक ज़्यादा लोन दे सकता है, मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, ठीक है जी। रेपो रेट, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, वो रेपो रेट है आपका। रेपो रेट कम होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जिस पे बैंक बोरो करता है ओवरनाइट के लिए, कुछ समय के लिए, फ्रॉम द आरबीआई इन इमरजेंसीज, ठीक है, एक्ट एज अ penal rate also. Standing deposit facility, the rate at which RBI accepts overnight deposits from bank without collateral, ठीक है जी। बैंक रेट जिसपे रेट पे जिसपे आरबीआई लेंड करता है मनी फॉर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, ठीक है जी। देन आपका रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो अभी मैंने आपको बताया। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होता है लिक्विड एसेट्स में, ठीक है। स्टैट्यूटरी रखना ही पड़ेगा, लिक्विड एसेट्स में रखना पड़ेगा, गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, उसमें आपको कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जनरली बैंक्स कैश में नहीं रखेंगे, गोल्ड में रखेंगे या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लेंगे, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, उसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका
पूरा मॉनेटरी पॉलिसी के हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू विड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची और लिक्विडिटी खींच, मतलब लिक्विडिटी कम कर दी, पैसा निकाल लिया मार्केट से। ओके, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं आपकी जो है ऐड की जाती हैं? सो आंसर है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज 10, ठीक है जी। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो ऐड की जाती हैं, और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से ऐड हुई थी, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से। और प्रपोज 8 की गई थी, रखी गई 10, ठीक है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी है कि राइट टू वोट होना चाहिए था, है ना, अलग अलग लोगों का। फिर बाद में चलकर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए पेरेंट्स या गार्जियंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि उनको एजुकेशन मिल सके, प्राइमरी एजुकेशन मिल सके, ठीक है। और वही प्राइमरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स एक फंडामेंटल राइट भी बना अंडर आर्टिकल 21 ए, सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। तो अभी अगर आपसे पूछता है टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं, तो वो है 11, ठीक है। चलिए, तो ये सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, ठीक है। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल जो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को आप चेरिश करें, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एक लिस्ट है, प्लीज गो थ्रू द लिस्ट। 11th फंडामेंटल ड्यूटी का मैंने आपको बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टील सिटी इन इंडिया, ठीक है। मुंबई, रांची, पटना, जमशेदपुर, ठीक है। टाटा सिटी, टाटा नगर भी कई बार कहा जाता है, जमशेदपुर वेरी फेमस इन झारखंड, ठीक है। स्टील सिटी, होम टू द फर्स्ट प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी इन इंडिया एंड साइट ऑफ द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, ठीक है। मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, रांची अपनी ट्राइबल हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, पटना मेजर हिस्टोरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है, ठीक है जी। पाटलिपुत्र, ठीक है, मगध एम्पायर या मौर्यस की कैपिटल, ठीक है। और सिखों के लिए पटना साहब, 5 बड़े जो सेक्रेड प्लेसेस हैं उनमें पटना भी आता है, ठीक है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक मेकिंग इंडिया ऑसम, ठीक है। कौन है, ठीक है, कौन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक मेकिंग इंडिया ऑसम? सो ये है आपका चेतन भगत, ठीक है। चेतन भगत ने ये बुक जो है लिखी है, एंड कलेक्शन ऑफ नॉन फिक्शन एसेज रिटन बाय पॉपुलर इंडियन ऑथर चेतन भगत, ठीक है। तो ये है आपका, ये कुछ निकनेम दिए हैं अलग अलग सिटीज़ के, ठीक है जी। जैसे ये स्टील सिटी था, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया है, ये वाला स्लाइड जो देख लेते हैं। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, वेरी फेमस। बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी भी कहा जाता है। मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स या फाइनेंशियल कैपिटल। कोलकाता सिटी ऑफ जॉय या सिटी ऑफ पैलेसेस। गोल्डन सिटी अमृतसर, गोल्डन टेम्पल है। सिटी ऑफ पर्ल्स हैदराबाद, हैदराबाद हो गया आपका। सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर, अगेन वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अहमदाबाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, कॉटन फैक्ट्रीज की वजह से, ठीक है, कॉटन प्रोडक्शन की वजह से। वाराणसी सिटी ऑफ टेम्पल, स्पिरिचुअल कैपिटल, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट सिटी भी कई बार हम उसको कहते हैं। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया चेन्नई। लखनऊ सिटी ऑफ नवाब्स, ठीक है जी। और ब्लू सिटी जोधपुर, अगर आप देखेंगे बहुत सारे घर ब्लू कलर के जोधपुर का जब भी आप टॉप व्यू देखते हैं। और स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कुर्ग, और जमशेदपुर स्टील सिटी, ठीक है जी। पुणे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है ड्यू टू एजुकेशनल फैसिलिटीज़। सूरत डायमंड सिटी। आगरा सिटी ऑफ ताज, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कोची। देन सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़, नया सिटी प्लांट सिटी। विच वॉट डिस्टिंग्विशेज अ बैंक फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? बैंक को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC से कैसे अलग करता है? देखो, अगर आपने देखा होगा NBFC, मान लो आप मुथूट, गोल्ड फाइनेंस, बहुत सारे NBFCs और भी NBFCs हैं जिनसे आप लोन ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। पर उनके पास आप पैसा जमा कराने जाएंगे कुछ के अभी हम मेरे पैसे जमा कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो दे डोंट एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स। क्यों? क्योंकि वो आम लोगों का पैसा है। ऐसा ना हो कि कोई कंपनी खोले, सो कॉल्ड बैंक खोले, पैसा लेके भाग जाए। और ऐसा होता भी है, चिट फंड स्कीम कई बार हमने देखा है ना। वो मूवी अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, हेरा फेरी,
21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, है ना। तो वो दैट वेरी फेमस मीम, पैसा ही पैसा होगा। तो वो उस सारी चीज़ों को रोकने के लिए ही जो है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। सिर्फ जो बैंक्स हैं, ठीक है, उनके पास ये फैसिलिटीज़ है, ठीक है। एक्सेप्टिंग, सो यही इसको डिस्टिंग्विश करता है एक्सेप्टिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स नहीं। लोन दोनों ही प्रोवाइड करते हैं, लेंडिंग करते हैं, ठीक है। लेंडिंग और लोन प्रोवाइड करना मोटा मोटा सेम चीज़ है। सो इट इज़ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एसेंशियल डिफरेंस, ठीक है। डुअल फंक्शन बैंक ये परफॉर्म करता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, और फिर कुछ लोगों को वो लोन देता है, ठीक है। तो बैंक बेसिकली इंटरमीडियरी, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का काम करता है। कुछ लोगों से पैसा लेता है, उसको जमा करता है, उनको ब्याज देता है, और कुछ लोगों को लोन पे देता है, ठीक है, पैसा, ऑब्वियसली हायर इंटरेस्ट रेट। बीच में जो कुछ अमाउंट बचता है, मान लो आम लोगों से 5 या 6% पे एफडी पे पैसा लिया, उसको 10-11% पे लोन पे दिया, तो बीच में बैंक का मार्जिन है, ठीक है जी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है? चिलिका लेक उड़ीसा में है, वेरी फेमस, ठीक है। ब्रैकिश वाटर लेक, उलार लेक फ्रेश वाटर लेक जम्मू कश्मीर में सी है, ठीक है। सरदार सरोवर लेक कर्नाटका में नहीं है, ठीक है। सरदार सरोवर गुजरात में, ठीक है। वेम्बनाड लेक केरल में, वेरी फेमस, ठीक है। बैक वाटर्स कहा जाता है जो, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका? दिस आंसर 3। This match is incorrect. Sardar Sarovar Dam and Reservoir often referred to as a lake. Narmada River in the Narmada River in Gujarat, ठीक है। चिलिका लेक उड़ीसा में है, बाकी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चिलिका लेक लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून इन इंडिया। वेम्बनाड की बात करें तो लॉन्गेस्ट लेंथ वाइज, ठीक है, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक, सांबर लेक, डल लेक अपनी सुंदरता के लिए, है ना, श्रीनगर में। लॉकटक लेक फ्लोटिंग आइलैंड्स, फोमडीज जिसको बोला जाता है, फ्लोटिंग, है ना। कायबल एम जो नेशनल पार्क लोकटक लेक वाला। पुलिकट लेक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फीडिंग ग्राउंड है। इंदिरा सागर लेक मध्य प्रदेश में, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में, अगेन नेचुरल फ्रेश वाटर लेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सोमगो लेक पूछा भी गया है, सिक्किम, ठीक है। ग्लेशियर लेक है हाई ऑल्टीट्यूड में। नेक्स्ट चलते हैं। एज पर ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं अलग अलग से दे रहा हूँ, ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि एक सेशन में आपकी सिर्फ 50 क्वेश्चन कवर ना हो, 50 के साथ कम से कम 50-100 क्वेश्चन का मटेरियल और तैयार हो जाए, ठीक है। तो आप इस पूरी सीरीज को सिर्फ 450 क्वेश्चन की सीरीज मत मान के चलना, कम से कम आपका 1500-2000 क्वेश्चन का मटेरियल तैयार हो रहा है। इतने सारे कंटेंट, इतना सारा चीज़ें डिस्कस करने में, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कंटेंट डिस्कस करते हो, यूट्यूब पे इतना कोई पढ़ता नहीं है, और बाकी चीज़ें डिस्कस, स्ट्रेटजी डिस्कस करो, बहुत सारी और चीज़ें डिस्कस करो जो मार्केट में बिकता है, बट ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है जी। सेंसस 2011 में जो है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, तो दैट इज अराउंड 68.8%। लगभग हर मतलब 2/3 पॉपुलेशन जो है, 2/3 से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हमारी गाँव में रहती है, ठीक है जी। चलिए, तो दिस इज रूरल एरियाज, दिस मीन्स नियरली 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन विलेजेस। हाँ, अब कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये नंबर कम होता जा रहा है, तो अब अगर जब सेंसस होगा, कंप्लीट होगा, तो वो नंबर और कम निकल कर आएगा, ठीक है जी। दीपा काथा रिप्रेजेंट्स द डैश डांस, तो कथक को जो है रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है जी। सो इंडियन क्लासिकल डांसर हैं, कोरियोग्राफर, स्पेशलाइज इन कथक क्लासिकल डांस फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश, बहुत फेमस है। शी इज नोटेड फॉर रनिंग द रुद्र परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर इन कोची, केरल, जहाँ पर वो कथक सिखाती हैं। Which of the following revolutionist was associated with the अनुशीलन समिति? अनुशीलन समिति से कौन थे, मतलब एसोसिएटेड थे? शहीद भगत सिंह, जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव। हाँ जी, सो आंसर क्या है आपका? जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये HSRA, जो पहले HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना, उसके मेंबर्स थे। अनुशीलन समिति के थे जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता, ठीक है। मेनली बंगाल वाली साइड में आपको ये अनुशीलन समिति देखने को मिलती है। पॉलिटिकल लीडर इन बंगाल, द रीजन वेयर अनुशीलन समिति रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने कहा कि भाई हाँ, हम अटैक करेंगे ब्रिटिशर्स पर, ठीक है, इंडिविजुअल अटैक्स।
जिसमें वीरेंद्र कुमार घोष, अरविंदो घोष, प्रफुल्ल चक्की, ठीक है, ये जो हैं बड़े लीडर्स थे। एंड ये जो थे HSRA के लीडर्स थे, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ठीक है जी। कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। प्रार्थना समाज, प्रार्थना करने से आत्मा को शांति मिलती है, तो आत्माराम पांडुरंग याद रखना, ठीक है। सत्य शोधक समाज, ठीक है, सत्य की खोज के लिए ज्योति चलानी पड़ेगी, तो ज्योतिराव फूले। और थियोसॉफिकल सोसाइटी, हेलेना ब्लवत्स्की, हेनरिक ऑलकट, ठीक है। यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डेरिजियो। अलीगढ़ मूवमेंट, सैयद अहमद खान, ठीक है। देवबंद मूवमेंट, मोहम्मद कासिम नानोतावी, रशीद अहमद गंगोई बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट। सिंह सभा मूवमेंट 1873 में, अगेन सिख मूवमेंट है, प्रोटेक्टिंग सिख आइडेंटिटी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, EV रामास्वामी पेरियार, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बाद में चलकर द्रविडियन मूवमेंट, साउथ में जो द्रविडियन पार्टीज है, खासकर तमिलनाडु में, उसका बेस बनता है, ठीक है जी। एंड ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को काउंटर करना, रहनुमाई मदस्यान सभा, SS बंगाली, पारसी रिफॉर्म एसोसिएशन दैट वर्क टू रिस्टोर Zoroastrianism to its pristine purity. ईश्वर चंद्र विद्यासागर कैंपिंग फॉर विडो रीमैरिज, BR Ambedkar, 20th century who worked for the rights and upliftment of Dalits, Savitribai Phule, pioneer of women education, anti-caste activist। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स। कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट इज अ मेजर एडवांसमेंट टू प्रोटेक्ट द डैश ऑफ द सिटीजन्स फ्रॉम द रूलिंग गवर्नमेंट, ठीक है। तो लिमिटेड गवर्नमेंट जो है, इसका कंसेप्ट एक मेजर एडवांसमेंट है। लिमिटेड गवर्नमेंट क्यों था, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्यों आया, कि भाई सरकार ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर सकती है। जैसे पहले कहा जाता था रेक्स लेक्स, किंग इज लॉ, किंग ने जो कह दिया वही लॉ है। फिर कहा लेक्स रेक्स, लॉ इज किंग, लॉ में जो चीज़ें लिखी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं सरकार मन चाहे ढंग से कुछ भी नहीं कर सकती है, ठीक है, उस पर अपनी कुछ बंदिशें हैं। तो इट इज़ टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना, स्टेट शैल नॉट डू दिस, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। तो ये सारी मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन सरकार पे लगाई गई हैं ताकि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, जो कि पॉलिटिकल फ्रीडम्स हैं। एक फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ बेसिक फ्रीडम्स होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वो कंसेप्ट आता है। आर्टिकल 14 to 18, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19, ठीक है जी, 19 to 22, 30, 23, 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर। और फिर आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29, 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। Who discovered a principle that state buoyant force on an object is equal to the weight of fluid displaced by the object। अब ये बहुत ही स्टैंडर्ड 9th और 10th क्लास की साइंस में, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। भाई जितना आपने यहाँ पर एक मान लीजिए पानी है, ठीक है, और अगर कोई भी मान लीजिए एक बॉल डाली, जितना पानी रिप्लेस हुआ, पूरा भरा हुआ था, जितना पानी गिरा, ठीक है, उतना ही इसका वेट है, ठीक है। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। सो दैट इज वेरी फेमस आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बॉयंसी की बात करते हैं, बॉयंट फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। सो ग्रीक पॉलीमैथ आर्किमिडीज, दिस the principle states that buoyant force exerted on a body immersed in a fluid is equal to the weight of the fluid of that body displaces। नील्स बोर की अगर हम बात करें तो क्वांटम थ्योरी, आइजैक न्यूटन की लॉज ऑफ मोशन, वेरी फेमस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। गैलीली ने जो है टेलीस्कोपी की बात करी है, और नई चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं उसके बारे में हमें बताते हैं, मतलब खगोलीय पिंड के बारे में, जो बहुत सारी आपकी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। चलिए, धर्मपाल इज नोन टू हैव फाउंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज नियर भागलपुर इन बिहार, ठीक है। धर्मपाल ने जो है कौन सी यूनिवर्सिटी जो है को मतलब कह लीजिए की स्थापना करी। सो दैट इज द विक्रमशिला। देखो, नालंदा विश्वविद्यालय ये है लगभग 8th-9th सेंचुरी की बात है, और नालंदा इससे काफ़ी पहले गुप्ता पीरियड में आ चुका है, ठीक है जी। गुप्ता पीरियड में अराउंड 4th-5th सेंचुरी में आ चुका है।
तक्षशिला की अगर आप बात करोगे तो तक्षशिला आपको मिलती है जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, ठीक है जी, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, और वल्लभी जो है वो आपको गुजरात में, ठीक है जी। तो ये आपका एम्परर धर्मपाल के द्वारा 8th-9th सेंचुरी में क्रिएटेड विद फाउंडिंग द फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्टिक यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशील, ठीक है, जो प्रेजेंट डे भागलपुर के पास है। 40 मिनट्स राग इज द एल्बम कंपोज्ड बाय, 40 मिनट्स राग जो है अमजद अली खान, अली अकबर खान, हरिप्रसाद चौरसिया, भीमसेन जोशी। सो आंसर है आपका अली अकबर खान। अब ये वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, मैक्सिमम बच्चों के लिए ये थोड़े से बाउंसर रहते हैं, ठीक है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कुछ कुछ हम जानकारी इसमें ले लें। 40 मिनट्स राग क्रिटिकली क्लेम्ड एल्बम है लेजेंडरी सरोद मास्टर अली अकबर खान जी की, और क्लासिकल म्यूजिशियन है, मैहार घराना से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका अकॉर्डिंग टू डाल्टन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फॉस्फोरस एलिमेंट। अब जो डाल्टन था, डाल्टन ने जो आज के समय पर हम लेटर यूज करते हैं, है ना, जैसे हम कहते हैं सी इज कार्बन, पी इज फॉस्फोरस, हाँ, हाइड्रोजन के लिए H2, हीलियम के लिए He, तो इस तरीके से जो हम यूज करते हैं, पहले वो इन्होंने इस तरीके से शेप्स यूज करी हैं, ठीक है। तो ये अब अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, आंसर है आपका, ठीक है जी, नहीं, ये ठीक है जी, सी वाला ऑप्शन किस में है, ये है आपका, ठीक है जी, सी वाला ऑप्शन इसमें है। सो डाल्टन प्रपोज्ड अ पिक्टोरियल सिंबल्स, सिंपल शेप्स लाइक सर्कल समटाइम डिवाइडेड विद मार्किंग। मैं आपको लेट मी शो यू दिस, ये देखो ऑक्सीजन, ठीक है, सिंपल खाली जो है ओपन, कुछ नहीं है उसमें सर्कल में, फिर इसमें डॉट आ गया तो हाइड्रोजन, इसमें इस तरीके से नाइट्रोजन, ठीक है, ये कार्बन, ये सल्फर, ये फॉस्फोरस, ये देखो ये फॉस्फोरस, ठीक है, बड़ा स्पेसिफिकली। फिर उसके बाद गोल्ड जी डाल दिया, प्लेटिनम का पी डाल दिया, सिल्वर में एस डाल दिया, कॉपर में सी डाल दिया, आयरन में आई, निकल में एन, टिन, लेड, जिंक, ठीक है, बिस्मथ, एंटीमनी ए एन, आर्सेनिक ए आर, कैल्शियम का इस तरीके से शो कर दिया, ठीक है, मरकरी का ये, मतलब आप ऐसे टेम्परेचर से आप इसको देख सकते हो कि हर जगह से तो ये जो है उनका तरीका था, सिलिकॉन को ये ट्रायंगल शो किया हुआ है, ठीक है, बेरियम को प्लस येट्रियम, तो ये जो है डाल्टन ने यूज़ किया, ये अपना एक तरीका जो है, रादर देन जस्ट लेटर्स, ठीक है जी, रादर देन द लेटर बेस्ड सिंबल्स वी यूज टुडे, तो उनका सर्कल्स या शेप्स थी, उसमें फर्दर कुछ लेटर्स हैं या कुछ शेप्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। आसान क्वेश्चन है, किया जा सकता है। कल्टीवेशन बिकम मोर इंटेंसिव इन नेचर, इंटेंसिव का मतलब कम जगह है, उसमें ज्यादा इनपुट्स डाल रहे हो, उसमें आप जो है पेस्टिसाइड्स भी डाल रहे हो, इंसेक्टिसाइड्स भी डाल रहे हो, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स भी डाल रहे हो, ठीक है, पानी भी डाल रहे हो। कल्टीवेशन बिकम मोर एक्सटेंसिव इन नेचर। In its second phase, there was a shift from dry to wet cultivation in dry and semi-arid regions. Yes, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ठीक है, पेडी कल्टीवेशन होने लगा, जहां पर नहीं होता था पेडी कल्टीवेशन, धान की खेती नहीं होती थी, ठीक है। देयर वाज अ चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इट्स सेकंड फेज, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर भी एक आपको बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हुआ। मैंने जैसे आपको बोला कि पेडी कल्टीवेशन नहीं था इस रीजन में, पेडी कल्टीवेशन होने लगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ज्वार बाजरा, जो पहले मोटा अनाज क्वर्स सीरियल्स कहा जाता था, उससे राइस की तरफ शिफ्ट हुआ, ये भी सही है। मोर इंटेंसिव हुआ, एक्सटेंसिव नहीं हुआ, ठीक है, रादर इंटेंसिव हुआ, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका, कल्टीवेशन बिकम मोर एक्सटेंसिव। सो एम टू मैक्सिमाइज यील्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फार्म यील्ड्स, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज थी, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, तो जिसकी वजह से कल्टीवेशन इंटेंसिव बना, मोर आउटपुट पर यूनिट ऑफ लैंड, नॉट एक्सटेंसिव, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कल्टीवेशन। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन आपको कहां मिलता है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, एक किसान है 1000 एकड़, 1500 एकड़, 2000 एकड़, इस तरीके से उसके पास जमीन है, ठीक है, तो वो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, ठीक है जी। सो वाइट रेवोल्यूशन, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ब्लू रेवोल्यूशन, फिश एंड एक्वाकल्चर, नेक्स्ट आपका येलो एडिबल ऑयल सीड्स, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया। गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स से रिलेटेड है, ठीक है। देन सिल्वर एग और पोल्ट्री से रिलेटेड है। रेड खासकर रेड मीट की बात की जाती है, और इवन टोमेटो प्रोडक्शन, लाल लाल टमाटर, ठीक है। देन आपका पिंक
मीट, पोल्ट्री, प्रॉन प्रोडक्शन। ब्राउन जो है आपका क्रूड ऑयल से भी रिलेटेड है, और ये कॉफ़ी, लेदर, इससे भी रिलेट किया जाता है। ग्रे आपका फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ब्लैक पेट्रोलियम प्रोडक्शन, particularly blending ethanol with the petrol. Which of the following, next question, which of the following scientists grouped the elements into triads? ट्राइड्स का मतलब तीन एलिमेंट्स में, ठीक है, तीन एलिमेंट्स को उसने एक ग्रुप बना लिया, और जो जनरली मिडल वाला एलिमेंट होगा, मान लीजिए ए बी सी है, तीन एलिमेंट्स हैं सपोज, तो बी का जो एटॉमिक नंबर है वो लगभग इन दोनों के सेंटर में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसने ग्रुपिंग करी। कौन था ये? हेनरी मॉजले, डिमिट्री मेंडलीव, जॉल्फ वॉल्फगैंग, ठीक है जी। सो आंसर है आपका 3, ठीक है। सो जर्मन केमिस्ट प्रपोज द लॉ ऑफ ट्रायड्स, ही ग्रुप द एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स ऑफ 3, जिसमें एटॉमिक मास जो है, सॉरी एटॉमिक नंबर बोल रहा था, एटॉमिक मास जो है मिडल एलिमेंट का वो अप्रॉक्सीमेटली द एवरेज ऑफ 2, ठीक है। सो ये है। डिमिट्री मेंडलीव की बात करें तो उसने मीन स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक मास की बात करी है, ठीक है। जॉन न्यूलैंड जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और हेनरी मॉजले जो है वो पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, जो ज़्यादा यूज़ करते हैं हम आज के समय पर, जो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक चाणक्यास चैंट? अमीश त्रिपाठी, समित बासु, अश्विन सांघी, नॉवलिन चक्रवर्ती। सो आंसर है आपका अश्विन सांघी। सो हिस्टोरिकल फिक्शन थ्रिलर रिटन बाय इंडियन ऑथर अश्विन सांघी। अमीश त्रिपाठी वेरी फेमस, आजकल बहुत फेमस चल रहे हैं ऑथर, ठीक है। शिवा ट्रायोलॉजी, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, सीक्रेट ऑफ नागास, ओथ ऑफ वायुपुत्र, ठीक है। रामचंद्र सीरीज में स्काइन ऑफ इश्वाकू, वॉरियर ऑफ मिथिला, ठीक है। ये सारी जो बुक्स हैं, फिर आपका इंडिक क्रॉनिकल्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। समित बासु की अगर हम बात करें तो ये कुछ जो बुक्स हैं, ठीक है, तो ये आपका इंडियन फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन के लिए खासकर इनको जाना जाता है। बट अमीश त्रिपाठी इज गेटिंग वेरी फेमस दिस डेज, ठीक है। अश्विन सांघी, ये आपकी उनकी बुक्स हैं, ठीक है। इंडिया से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लाइक चाणक्य स्टैंड, कृष्णा की, सियालकोट सागा, ठीक है, कीपर्स ऑफ कालचक्र, वॉल्ट ऑफ विष्णु, और कुछ उनकी प्राइवेट सीरीज, तो ये आप देख सकते हैं। नॉवलिन चक्रवर्ती की स्ट्रेंजर ट्रायलॉजी, ठीक है। सो मैरी मी स्ट्रेंजर, ऑल योर स्ट्रेंजर, फॉरगेट मी नॉट स्ट्रेंजर, फॉर एवर सीरीज, ठीक है। तो इससे आपको याद भी रहेगा, ठीक है। ये डालने का मकसद ये है कि इससे आपको थोड़ा सा चीज़ें याद रहेंगी। ओके, विच फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा? नवरात्रि कंप्लीट होने के बाद या दुर्गा पूजा, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, सेकेंड टाइम जो नवरात्रे आते हैं, ठीक है। और दुर्गा पूजा कौन सा होता है फेस्टिवल? दशहरा, क्रिसमस, पोंगल, होली। इससे आसान क्वेश्चन क्या मिल सकता है यार? दशहरा, ठीक है ना। ये 25 दिसंबर को है, ठीक है जी। पोंगल काफ़ी पहले बनाया जाता है, स्टार्टिंग द ईयर। होली लगभग मार्च में, ठीक है। तो विजयदशमी जिसको कहा जाता है इमीडिएटली फॉलोइंग द नाइट्स ऑफ नवरात्रि, 4-5 डेज ऑफ दुर्गा पूजा मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, ठीक है जी। चलिए, ये हमने लिस्ट आज के सेशन में पहले भी डिस्कस कर लिया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन। ओके, स्पेशल ड्राइंग राइट्स आर ऑल्सो नोन एज। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है? आईएमएफ के द्वारा जो भी बड़े कंट्रीज हैं, जैसे यूएस डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड है, जैपनीज येन है, चाइनीज रेनमिनबी है, ठीक है, या युआन जिसको हम कहते हैं, उन बास्केट ऑफ करेंसीज, ठीक है, जो ट्रेडेबल है, जिसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। इसको आम भाषा में पेपर गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है, इसको पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। So are the artificial currency reserve instrument created by the IMF. They are often referred to as paper gold. अब basket of currencies क्यों रखा गया है भाई? कभी कोई करेंसी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है, कोई डिप्रिशिएट कर रही है, तो एक बैलेंस बना रहे, है। इकोनॉमी का बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है दैट यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो यहाँ पर वही कहानी है, ठीक है। सो दे फंक्शन एज अ पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसीज, ठीक है, ऑफ IMF मेंबर्स। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। विच इंस्ट्रूमेंट वॉज यूज टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द प्लानिंग एरा? कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका यूज किया जाता था, मतलब किया जाता है रादर, टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द प्लानिंग एरा, खासकर प्लानिंग के समय पर
जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम। देखने में तो यार सारी सेम लग रहे हैं, क्या फर्क है? अगर आपको याद हो पहले वाले सेशंस में हमने एक टर्म डिस्कस किया नेशनल इनकम, वो होता है आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो एनएनपी में और जीडीपी में या जीएनपी में क्या फर्क है? जीडीपी में देखो, जीडीपी ग्रॉस और ये नेट। ग्रॉस में से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? नेट एनडीपी। और डोमेस्टिक में से, ठीक है, जब आप फॉरेनर्स की इनकम को माइनस कर दोगे और जो इंडियंस अब्रॉड रहते हैं उनकी इनकम को ऐड कर लोगे तो वो डोमेस्टिक से नेशनल हो जाएगा। ठीक है, और फैक्टर कॉस्ट क्यों है? क्योंकि आप इसमें मार्केट प्राइस क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि मार्केट प्राइस में अगर सरकार टैक्सेस बढ़ा देगी तो मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो जाएगा प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, 10% था 15% कर दिया, तो इसीलिए फैक्टर कॉस्ट देखा जाता है जिसमें टैक्सेस नहीं आते हैं। ठीक है जी, तो अब इसीलिए द करेक्ट मेथड इज नेशनल इनकम, नॉट जीडीपी। ठीक है, सो नेशनल इनकम इज हियर, मैंने जैसे आपको बताया, एनएनपी, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? क्योंकि इसमें हमने डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दिया और इसको नेशनल कर दिया और फैक्टर कॉस्ट लिया। ठीक है, दैट्स व्हाई द आंसर इज नेशनल इनकम। फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे, अगेन ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ये टेबल्स, बट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हेरोड डॉमर मॉडल है। सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई, महालनोबिस मॉडल। ठीक है, पीसी महालनोबिस थे जिन्होंने इसको तैयार किया। थर्ड 5 ईयर प्लान में फिर हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, एग्रीकल्चर को हम नहीं छोड़ सकते, तो सेल्फ रिलायंस, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, जय जवान जय किसान। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी गडगिल योजना, सीनो इंडियन वॉर, 2 इंपॉर्टेंट वॉर्स हुई जिसकी वजह से जो टारगेट्स हमने रखे थे वो अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, फिर रोलिंग प्लान या प्लान हॉलीडे, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए। और फिर जो है फोर्थ 5 ईयर प्लान, ग्रोथ स्टेबिलिटी, इसी में नेशनलाइजेशन, बैंक नेशनलाइजेशन की बात आती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ग्रीन रेवोल्यूशन शुरुआत होती है, 71 की वॉर होती है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में पॉवर्टी एरेडिकेशन, गरीबी हटाओ, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जनता पार्टी गवर्नमेंट आती है, जनता पार्टी गवर्नमेंट बीच में ही रोक देती है फिफ्थ 5 ईयर प्लान को, रोलिंग प्लान लेकर आती है। फिर आपका दोबारा से 80 में इंदिरा गांधी सरकार आती है, पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, फिर इंदिरा गांधी उनका असैसिनेशन होता है 84 में। फिर आपका 7th 5 ईयर प्लान, यंग युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी बनते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो यूथ अफेयर्स पे, यूथ पे फोकस किया जाता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ओवर द पब्लिक सेक्टर, और फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी पे फोकस होता है। 8th 5 ईयर प्लान, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, एंड देन आपका 9th 5 ईयर प्लान, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। ठीक है, ये इस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है प्रधानमंत्री, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड जेंडर इनइक्वालिटी एंड इंक्रीज लिटरेसी। ठीक है, एंड 11th 5 ईयर प्लान, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। और फिर आपका लास्ट 5 ईयर प्लान जो है 12th 5 ईयर प्लान, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, चलिए, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। ठीक है, क्या चीज है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है? सो दैट इज द आइरिस। कॉर्निया के पीछे जो कलर्ड पार्ट है, ट्रांसपेरेंट कॉर्निया के पीछे, सो दैट इज आइरिस, उसमें प्यूपिल है जिसका साइज जो है कम ज़्यादा होता है। सो आइरिस इज अ कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम इन द आई, इट वर्क्स like the aperture of the camera. The muscles of the iris cataract, relax. ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स टू लाइट, देयरबाय कंट्रोलिंग द डायमीटर एंड साइज ऑफ द प्यूपिल। द ब्लैक ओपनिंग एट द सेंटर। ठीक है, और कितना लाइट जाएगा? तो रॉड एंड कॉन सेल्स की बात करते हैं। रॉड मैंने आपको कई बार बोला है कि याद रखना, अंधेरे से, अंधेरे में रॉड की जरूरत होती है, तो ज़्यादा लाइट को एंटर करने देगा अंधेरे में। और कॉन सेल्स जब सूरज है, ठीक है, या बहुत तेज लाइट है। चलिए, ठीक है जी, तो सिलरी मसल्स कंट्रोल द शेप ऑफ द लेंस फॉर फोकसिंग, एंड विट्रस ह्यूमर जो है वो आपका जेल दैट फिल्स द आई बॉल। ठीक है, रॉड एंड कॉन सेल्स डिटेक्ट डिम लाइट, रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन। कॉन सेल्स
responsible sharp central vision perception of color. ओके, व्हाट इज द साइज ऑफ द स्टैंडर्ड टेबल टेनिस बॉल? ठीक है जी, अब बहुत ही सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। अगर पेपर में आता है प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चन, अगर नहीं पता स्किप दिस क्वेश्चन, क्योंकि गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ऑप्शंस भी बहुत क्लोज हैं। ठीक है, सो आंसर है इसका 40 mm। ठीक है जी, एंड स्टैंडर्ड टेबल टेनिस बॉल इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सन 2000 से पहले ये जो स्टैंडर्ड था वो 38 mm था, अब बढ़ गया है आपका। एंड दिस इज अ ब्रीफ जानकारी। वेट 2.7 ग्राम, टिपिकली मेड ऑफ प्लास्टिक, फॉर्मली सेलुलॉइड। ठीक है जी, इंडिकेटेड बाय स्टार रेटिंग। ठीक है, तो ये है आपका टेबल टेनिस के बारे में। ओके, आजकल एक और गेम टेबल टेनिस और लॉन टेनिस के बीच की जो कहानी है दैट इज पिक्कल बॉल, आजकल बहुत चला हुआ है। ठीक है, सो बेगम अख्तर, अ फेमस सिंगर फ्रॉम द इंडिया, इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जॉनर्स? सूफी म्यूजिक, फोक म्यूजिक, गजल, कर्नाटिक। तो आंसर है आपका गजल म्यूजिक। ठीक है जी, गजल के लिए बहुत फेमस है और आइकॉनिक इंडियन सिंगर नोन फॉर अ मास्टर ऑफ गजल। ठीक है जी, ठुमरी। ठीक है, शी इज ऑफन रेफर टू एज मल्लिकाए गजल। थोड़ा सा अगर हम सूफी, फॉक और गज़ल और जो है कर्नाटिक म्यूज़िक को देखें, कर्नाटिक म्यूज़िक तो इज़ इंडियन म्यूज़िक, साउथ इंडियन। ठीक है, वेरी स्पेसिफिक। सूफी और गज़ल में हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, तो सूफीज़म इस्लामिक मिस्टिक, सूफीज इन पर्शिया, ठीक है, उससे ये ओरिजिनेट होता है। ये ओरिजिनेट होता है 7th सेंचुरी अरबिक पोइट्री से, गेनिंग प्रोमिनेंस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन अराउंड लेट 12th सेंचुरी, जब इस्लाम का भारत में जो है उदय होता है। और सूफी म्यूजिक, डिवोशनल म्यूजिक एम्ड एट अचीविंग द स्पिरिचुअल एलिवेशन, लव, है ना। और कहीं ना कहीं सूफीज़म मानता है कि लाइक जिस दिन अम्बिलिकल कॉर्ड कटी गई थी, दैट वाज द वर्स्ट डे, क्योंकि उस दिन आप भगवान से कट गए। एंड व्हेन यू डाई, दैट इज द बेस्ट डे, बिकॉज देन यू लाइक योर सोल इज अगेन गोइंग टू मीट गॉड। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत डिफरेंट है सूफिज्म में। सो दैट्स हाउ दे सेलिब्रेट दिस थिंग। ठीक है, सो दे वो वेट कर रहे हैं कि ठीक है, लव, यूनिटी विद द गॉड। सो गजल में प्राइमरली पोइटिक एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द पेन, सेपरेशन ऑफ द ब्यूटी ऑफ लव। फॉक म्यूजिक अलग अलग, फॉक म्यूजिक है आपका अलग अलग जगह पर। ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन का म्यूजिक है जो रूरल है, लोकल कम्युनिटीज में पास डाउन थ्रू जनरेशंस। ठीक है, कम्युनिटी की डेली लाइफ से रिलेटेड है फॉक म्यूजिक। ठीक है, इसमें एनर्जेटिक और रिदमिक चैंटिंग टू इंड्यूस ट्रांस लाइक स्टेट, है ना, कवाली अकम्पनीड बाय क्लैपिंग, जो आपका गज़ल में है। ठीक है, हाईलाइटिंग द इमोशनल एंड लिरिकल कंपोनेंट ऑफ द पोइट, दैट इज इट। चलिए, ठीक है, इसमें नोटेबल आर्टिस्ट नुसरत फ़तेह अली खान, ठीक है, अबिदा परवीन और राहत फ़तेह अली खान, ये सारे पाकिस्तानी सिंगर्स हैं। गज़ल म्यूज़िक में जगजीत सिंह जी, मेहंदी हसन, गुलाम अली, बेगम अख्तर। ठीक है, तो ये हो गए आपके। इसमें फोक म्यूज़िक में तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे अलग अलग जगह के। और कर्नाटिक म्यूज़िक में त्यागराज, श्याम शास्त्री, मुत्सुस्वामी दीक्षितार। ठीक है, तो ये हो गए आपके फेमस म्यूजिशियंस या सिंगर्स कह लीजिए। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सो ये है आपका आर्टिकल 112। 110 डील करता है मनी बिल। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नथिंग बट, जिसको हम आम भाषा में बजट कहते हैं। बजट वर्ड संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है, इट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, so this requires the government of India to present an annual financial statement before both the houses of parliament. And article 110 deals with the definition of money bill, 116 deals with the votes on account, votes of credit, ये सारी चीज़ों पर ये जो है डील करता है। आर्टिकल 120 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द पार्लियामेंट। व्हाट इज द करेक्ट वे टू मिक्स एसिड एंड वाटर? एसिड और मतलब पानी बेसिकली बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, अराउंड 8 pH होता है। तो बेसिकली एसिड और बेस को मिला रहे हैं। बेस बहुत ही वीक बेस है और एसिड का बारे में कुछ नहीं लिखा है यहां पर। ठीक है, सो एसिड मस्ट बी स्लोली एडेड टू द वाटर, वाटर मस्ट बी हीटेड बिफोर मिक्सिंग। ठीक है, हीटिंग से कुछ नहीं होगा ऐसा देखा जाए तो। वाटर मस्ट बी एडेड टू द एसिड, जैसे ही आप पानी डालोगे ना एसिड से एकदम रिएक्शन होगा। ठीक है, द एसिड मस्ट बी हीटेड बिफोर मिक्सिंग।
आंसर इज कि आपको थोड़ा थोड़ा एसिड डालना है, तो वो रिएक्शन होता जाएगा और वो न्यूट्रलाइज होता जाएगा एसिड, ठीक है, क्योंकि बेस जो पानी है वो बहुत वीक है यहां पर, ठीक है. So, like when mixing acid and water, especially a strong concentrated acid, you must always add acid to the water slowly and while stirring. This is because dilution process is highly exothermic. बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है. Adding acid to water ensures large volume of water can absorb the heat effectively. तो जो हीट जनरेट हो रही है तो वो पानी उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है. Preventing the mixture from boiling, splashing and causing dangerous burns. Whereas in case of अगर आप एसिड में पानी डाल रहे हो तो क्या होगा, तो वो एकदम बॉयल होगा, ठीक है, क्योंकि वो जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो पानी लेगा, और पानी क्योंकि बहुत कम है, बहुत ज़्यादा एसिड है, तो वो बहुत कम पानी को एकदम बॉयल करेगा और हो सकता है वो स्प्लैश करे. इट मे हार्म द पर्सन ऑल्सो. कंदारिया महादेव टेम्पल एट खजुराहो वॉज बिल्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? सोलंकी, राष्ट्रकूट, चेरा या चंदेला? तो ये बहुत फेमस चंदेला डायनेस्टी के द्वारा जो है बनाया गया था. लार्जेस्ट एंड मोस्ट ऑर्नेट टेम्पल इन द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंदेला डायनेस्टी, सेंट्रल इंडिया, ठीक है जी, पर्टिकुलरली बाय द किंग विद्याधर अराउंड 1030 AD, ठीक है जी. तो ये है आपका सोलंकी डायनेस्टी अराउंड 10 to 13 सेंचुरी सी, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, स्पेसिफिकली गुजरात, ठीक है. राजपूत सोलंकी अगर आप देखोगे तो नॉर्थ इंडिया में आपको जाट भी मिलते हैं, एंड गुजरात साइड में जाओगे तो राजपूत. राष्ट्रकूट मिड 8 to 10 सेंचुरी सीई, दक्कन रीजन में इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ मॉडर्न कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है, जो दक्कन वाला रीजन है. ट्रेपेटाइट स्ट्रगल में राष्ट्रकूट का इंपॉर्टेंट रोल था. गुजर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल एम्पायर, है ना. ओके, चेरा डायनेस्टी, प्रेजेंट डे केरल, ठीक है, 3rd सेंचुरी to 12th सेंचुरी सी, मॉडर्न डे केरल. हाँ, तो सोलंकी डायनेस्टी की कैपिटल अनहलवाड़, मॉडर्न डे पाटन, पाटन भी बोला जाता है, पाटन भी बोला जाता है, मुलराज, ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कह लीजिए रूलर्स हैं. महमूद गजनी रेडेड द सोमनाथ टेम्पल, ठीक है जी. और इसके बाद जो राष्ट्रकूट की कैपिटल मान्याखेड़, मॉडर्न डे मालखेड़, ठीक है, फाउंडर दांतीदुर्ग, ठीक है जी. इन्वॉल्व इन ट्रिपेटाइट स्ट्रगल, ये मैंने आपको बताया, ओवर द कन्नौज, ओवर थ्रू द बदामी चालुक्यास, बदामी या वतापी, ठीक है. और यहाँ पर आपका जो है चेरास का वंजी और करूर, ठीक है, कैपिटल, एंड उथयन, चेरलथम, ये चेरलथन जो फाउंडर थे, ठीक है जी. नेक्स्ट आपका जैनिज्म और हिंदुइज्म दोनों को प्रमोट किया, ठीक है. मोधेरा सन टेम्पल, मेजर सेंटर्स ऑफ इंडियन ओशन ट्रेड, टॉलरेंट टुवर्ड्स डिफरेंट फेथ, ठीक है. कैलाश टेम्पल एट एलोरा, वेरी फेमस, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेड रूट्स इन द दक्कन, और पैटर्नाइज्ड हिंदू टेम्पल्स ऑफन बिल्ट इन डिस्टिंक्ट स्टाइल. Who among the following was the co-winner of Bharat Ratna with the Lata Mangeshkar ji in the year 2001? भीमसेन जोशी, आशा भोसले, रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है जी. तो आंसर है आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कॉन्फर किया गया था सिंगर लता मंगेशकर जी एंड शहनाई मास्टर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इन द ईयर 2000. Bhimsen Joshi awarded in 2008, Ravi Shankar awarded in 1999, received the award in different years. Who among the following personalities was awarded the Sangeet Natak Academy Award for her contribution to Manipuri dance? किसको ये अवार्ड दिया गया था? उर्मिला नागर, निर्मला रामचंद्रन, मल्लिका साराभाई, कलावती देवी. सो इट इज़ द कलावती देवी, ठीक है जी. नोटेड एक्सपोनेंट ऑफ मणिपुरी डांस, ठीक है, वहाँ की ही रहने वाली हैं, आप फोटो में देख सकते हैं. अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, इंडियन नेशनल अकेडमी म्यूजिक डांस एंड ड्रामा, ठीक है. और ये जो है अवार्ड उनको दिया गया था. उर्मिला नागर की बात करें तो वो कथक डांस से रिलेटेड रही हैं. मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी, और निर्मला रामचंद्रन जो है वो रही हैं भरतनाट्यम से. आई नो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स याद करने मुश्किल हैं, बट कोशिश यही है कि वो बार बार रिपीट होते जाएं, दिमाग में कहीं बैठ जाएं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्पेशल पावर्स ऑफ द गवर्नर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या स्पेशल पावर्स हैं अलग अलग राज्यों में? गवर्नर ऑफ नागालैंड शेल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट. येस,
ठीक है, खासकर स्पेसिफिकली नागालैंड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। गवर्नर ऑफ मणिपुर विल सबमिट अ स्पेशल एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिली एरियाज इन द स्टेट। यस, अभी रिसेंटली हमने माइतीज, कुकीज और नागाज के बीच में हमने डिस्प्यूट देखा, खासकर कुकीज और माइतीज के बीच में। Governor of Sikkim shall have the special responsibility for peace and for equitable arrangement for ensuring the socio-economic advancement of the different sections. Yes. Governors of Arunachal Pradesh shall have responsibility with respect to law and order, क्योंकि चाइना के साथ बॉर्डर लगता है और चाइना हमेशा से कहता है सदर्न तिब्बत है, ठीक है, क्लेम करता है इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये भी सही है, तो चारों ही यहाँ पर स्टेटमेंट सही हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका ABCD, ठीक है जी, ABCD। सो ये अलग अलग आर्टिकल आपके मेंशन है। नागालैंड अंडर आर्टिकल 371, मणिपुर 371C, सिक्किम 371F, ठीक है जी। तो ये आपकी स्पेशल पावर्स दी गई हैं गवर्नर्स को। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म दैट शोज द बायोल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस लाइट, ठीक है, मतलब लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि कोई मतलब पानी में किसी ने कोई मतलब लाइक चमकता हुआ कोई जानवर है, ठीक है, सिंपल कहें तो चमकता हुआ जानवर। टेपवॉर्म, लिवर फ्लूक, फेसियोला, टेनोप्लाना या टेनोफोरा भी कहा जाता है। सी यहाँ पर साइलेंट है, आंसर है आपका दिस, ठीक है। सो बिलोंग टू फाइलम टेनोफोरा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टेनोफोर्स का बायोल्यूमिनेसेंस, एमिशन ऑफ लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपली जैसे मैंने कहा ना कि मतलब लाइट वाला ऑर्गेनिज्म है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कहानी ये देखने को मिलती है। प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मतलब एक बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, टेनोफोरा। इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 was held in which of the following countries from 22nd August to 4th of September 2021? तो ये हुआ था आपका रशिया में, ठीक है जी, ये हुआ था रशिया में। एंड सो मेजॉरिटी इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल आर्मी हॉस्टेड बाय रशिया इन लेट अगस्त। एंड इसके अलावा अगर हम रीसेंट टाइम्स की बात करें तो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज यूएस के साथ हुई, हेल्ड इन अलास्का फ्रॉम September 1 to 14, 2025। इंद्र एक्सरसाइज इंडिया और रशियन फोर्सेस के बीच में, ठीक है, और मैत्री, ठीक है, 14 एक्सरसाइज 14, ठीक है, ये आपका हुआ रॉयल थाई आर्मी मेघालय September 1 to 14। इसके अलावा एक्सरसाइज जल प्रहार 25, इंडियन आर्मी एंड नेवी कंडक्टेड दिस जॉइंट एक्सरसाइज ऑन ईस्टर्न सी बोर्ड, ठीक है जी। इसमें दोनों आर्मी और नेवी ने पार्टिसिपेट किया। वायु समन्वय, ये आपका इंडियन आर्मी कंडक्टेड फोकस्ड ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन वॉरफेयर इन अंबाला। ब्राइट स्टार, ये आपका हुआ इजिप्ट के साथ, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होस्टेड बाय इजिप्ट। तो ब्राइट स्टार मतलब ऐसे याद रख सकते हो कि अफ्रीका में एक कुछ कंट्रीज़ हैं जो थोड़ा सा, साउथ अफ्रीका हो गया, इजिप्ट हो गया, कीनिया हो गया, है ना, कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा चर्चा में रहती हैं, उसमें भी इजिप्ट खासकर ज़्यादा चर्चा में रहता है, ठीक है। और इजिप्ट को अरबिक नेशंस का बहुत क्लोज भी माना जाता है, ठीक है, कई बार उसको उसमें काउंट भी किया जाता है, ठीक है। नदर्न कमांड एक्सरसाइज इंडियन आर्मीज नदर्न कमांड फोकस्ड ऑन मल्टी डोमेन वॉरफेयर। Which of the following was considered as the heaven born service for Indians during the British rule? ठीक है, आज भी है वैसे ये हेवन बॉर्न सर्विसेज, ठीक है। सो मिलिट्री सर्विस बर्मा फ्रंट पे, इंडियन जुडिशियल सर्विस, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, इंडियन सिविल सर्विस, ICS ऑफिसर्स, जो आज के समय पर हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहते हैं, IAS ऑफिसर्स कहते हैं, इनको कहा जाता था हेवन बॉर्न सर्विस, ठीक है, मतलब कुछ खुदा टाइप ही जो है माना जाता है, ठीक है। सो elite administrative corp of British Raj, due to its high status, power and prestige, it is often referred to the British as the heaven-born services. What article of Indian Constitution provides that the state governor has the authority to reserve a bill for the consideration of the president? ठीक है, कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कहता है कि स्टेट गवर्नर के पास अथॉरिटी है कि वो एक बिल रिजर्व रख सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट? सो आर्टिकल है आपका 200, ठीक है, 200 आर्टिकल 200 ये कहता है कि गवर्नर जो है उसके पास पावर है रिगार्डिंग द एसेंट ऑफ द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। इट एक्सप्लिसिटली ग्रांट द पावर टू गवर्नर कि वो रिजर्व रख सकता है बिल को, जो कि एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है आज के समय पर,
ठीक है, कि खासकर तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में कई बार आप देखते हैं कि जी वहाँ के गवर्नर रिजर्व रख रहे हैं बिल को, तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार ये केस गया है, ठीक है। तो वहाँ पर भी जाकर आप देखेंगे तो ये कहा गया है कि नहीं, ये स्पेशल पावर्स हैं, ठीक है, गवर्नर के पास। 267 की बात करें तो कंटीजेंसी फंड की बात की गई है, इमरजेंसी फंड जिसको हम कहते हैं। 181 डिप्टी स्पीकर, ये हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था, चेयरमैन नॉट प्रिसाइडिंग ड्यूरिंग अ रिमूवल रेजोल्यूशन। तो और आपको एक आइडिया भी रखना चाहिए कि इससे इस आर्टिकल के बीच में किस ऑफिस की बात हो रही है, या किस पर्टिकुलर पद की बात हो रही है, किस अथॉरिटी की बात हो रही है, तो पेपर में एलिमिनेट करना इजी हो जाएगा। 190 डील्स विद द वेकेशन ऑफ सीट्स। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, जो बाद में चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनती है। सो वेरी फेमस, ठीक है जी, सैयद अहमद खान, ठीक है, सैयद अहमद खान was a key figure in the Aligarh movement, Mohammedan Anglo Oriental College, ठीक है, टू कॉम्बाइन वेस्टर्न एजुकेशन। ऑब्वियसली उनका ये कहना था कि भाई कहीं ना कहीं इसको दो तरीके से देखा जाता है कि भाई उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश करी मुस्लिम्स में, जिसका उनको विरोध भी सहना पड़ा, बट एट द सेम टाइम ये भी कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने एज अ टूल उनको इस्तेमाल किया कि कहीं ना कहीं वो डिवाइड एंड रूल की थ्योरी यहीं से स्टार्ट होती है कि ज़्यादा जो है इंक्लूड किया जाए मुस्लिम्स को इन द गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, और एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, ठीक है, इन द विद द इस्लामिक वैल्यूज। द इंस्टीट्यूशन लेटर बिकेम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मतलब ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हमेशा से रहा है। ओके, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लेटर वॉज अ नेशनलिस्ट एजुकेशनिस्ट। सैयद आमिर अली बदरुद्दीन तैयब जी प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स रहे हैं, बट वो फाउंडर नहीं रहे हैं मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के। नाम से भी आप देखोगे तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, ठीक है, कहीं ना कहीं फ्यूजन की बात की गई है, इस्लामिक वैल्यूज एंड वेस्टर्न एजुकेशन। Who among the following Bharat Natyam dancer was bestowed with the title of Asthan Nartaki resident dancer by the Tirumala Tirupati Devsthanam temple? So Yamini Krishnamurti, Padma Subramaniam, Rita Ganguly या इंद्रानी रहमान। सो ये है आपका यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है जी। तो इनको जो है लेजेंडरी भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी डांसर, ठीक है, टाइटल ऑफ अस्थना नर्तकी, दैट इज रेजिडेंट डांसर बाय द तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टेम्पल, ठीक है, तो फॉर द प्रमोशन ऑफ कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर आप कह सकते हैं। तो ये है आज का सेशन। यहाँ पर ये जो 9 सेशन की सीरीज थी उसका एंड होता है। बहुत समय लगा इसको, बहुत मेहनत लगी। आई होप यू अप्रिशिएट द एफर्ट्स विच इट ब्रॉड। बहुत मेहनत से, पूरी टीम की मेहनत लगी है। एक ने पूरे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया, उनके आंसर्स, एक्सप्लेनेशन, जितनी वाइड एक्सप्लेनेशन हो सकती थी उतनी वाइड एक्सप्लेनेशन बनाई ताकि आप तक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पहुंच सके। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ना पहुंचे, उसके साथ की जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो सकती है, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलिवेंट हो सकती है, वो सारी की सारी हम लेकर आए। सो ये सीरीज शुरुआत से एंड तक देखिए। जब भी आप जितने भी एग्जाम्स हैं, एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीपीओ है, सीएपीएफ है, सीडीएस है, एफकेट है, सबके लिए हेल्पफुल है ये। इवन आपका स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए जब आप इसको पूरे के पूरी सीरीज को देखोगे, दैट विल रियली हेल्प यू। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मेरी एक दिन पहले ही एक स्टूडेंट से बात हुई जिसने कहा कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी ये आर्ट एंड कल्चर वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए कि ये डांसर, ये सिंगर, ये कहाँ से हैं। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। सो डोंट मिस आउट दीज सेशंस, वेरी गुड। और आप इसको देखेंगे तो आपको एग्जाम में एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत